हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एलियस लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी। मेरा नाम रोहित है और यही बोलता रहता हूँ हमेशा। मैं इंट्रोडक्शन में बड़ा बोरिंग हो जाता है, पर क्या करें, बोलना पड़ता है। कोई बंदा पहली बार सुन रहा हो तो बोलेगा नहीं ये क्या वीडियो से शुरू हो गई, नो इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन देना बनता है बॉस। तो इंट्रोडक्शन यही है, मेरा नाम रोहित है और आपको मैं नया चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। प्रीवियस चैप्टर मैंने पढ़ाया था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसको देखो। सारी वीडियोस देखनी है, सीक्वेंस में देखनी है, पूरी एक एक क्वेश्चन करवाया है, पूरे कॉन्सेप्ट बताए, कुछ भी मिस नहीं हुआ। और इतना डिटेल में, आई थिंक, आई एम नॉट इवन प्रेजिंग, आई थिंक इंटरनेट पे किसी ने नहीं पढ़ा। उसको आराम से देखो और उसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो ऑलवेज फील फ्री टू लीव अ कमेंट सो दैट आई कैन फिक्स योर क्वेरी। ठीक है, तो ये हो गया। अभी मैं उसके बाद सेकंड चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, फिफ्थ चैप्टर, वो मैं करवा सकता था, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो मैंने सोचा ये मैं करवा देता हूँ, ये वाला चैप्टर, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये थोड़ा छोटा चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है 9.1, तो और कॉन्सेप्ट भी इसमें मतलब इतना बड़ा नहीं है। तो मैंने कहा ये पहले खत्म कर देते हैं, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिटेल में आराम से, इसके बाद आई थिंक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही लेंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो ये बातें बातें हो गई, चलते हैं। लेट्स जंप इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो देखिए जी, आपने ट्रिग्नोमेट्री टर्म 1 में पढ़ ही लिया, ये एप्लीकेशन है। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है, नाम तो चैप्टर का ये है कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन। तो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन क्या है? इस चैप्टर में बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस की बात हो रही है, हाइट एंड डिस्टेंसेस। अब मैं आपको बताऊंगा, गौर से सुनना, मेरे को फुल कंसंट्रेशन चाहिए आपकी, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट लगातार बताता रहूंगा जो जो आपको पूरी 9.1 एक्सरसाइज में चाहिए होंगे। तो चुपचाप फुल कंसंट्रेशन सुन लो, इधर आ जाओ, पूरा फोकस, पानी वानी पी लो, जो करना है कर लो, गर्लफ्रेंड को मैसेज करना है अभी करके, फोन साइड में रख दो, जो करना है अभी कर लो। ठीक है, आ जाओ जी स्क्रीन पे। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको दो तीन चीज बता रहा हूँ कि इसमें सारे राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल होता है, मान लो ये ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली साइड जो AB है, जो AB है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। मैं ऐसे लिखता हूँ शॉर्ट में, परपेंडिकुलर। ठीक है, BC क्या है? बेस। और AC क्या है? हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीजें होती है। अच्छा जी, मैं बताता जा रहा हूँ जो जो आपको चाहिए इस चैप्टर के लिए। तो आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल की बेसिक क्लियर होने चाहिए कि भाई ये परपेंडिकुलर होती है ये वाली साइड, ये जो लंबी वाली साइड है ये बेस होता है। ठीक है, और ये हाइपो, हाइपो शॉर्ट में लिख दो बस, हाइपो, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, अच्छा जी, और सबसे बड़ी साइड लेंथ वाइज हाइपोटेनस होती है, ये भी पता होना चाहिए आपको। अच्छा, दूसरी चीज आपको जो पता होनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। सबको पता ही है पाइथागोरस, ये ना स्पेलिंग, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा जी, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए आपको। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम सिंपल यार, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसको परपेंडिकुलर में लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये है, ये जो डब्बे में बना रहा हूँ ये है आपके हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम। मतलब इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों के स्क्वायर का सम, वही तो लिखा हुआ है। और इसको अगर मान लो सिर्फ आपको हाइपोटेनस निकालना हो तो ये स्क्वायर हटेगा और ये यहाँ अंडर रूट में चल जाएंगे, ऐसे लिख दो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कैसे भी बोल रहे तो एक ही बात है, जो दो डब्बे बनाए दोनों एक ही बात है। यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटा दिया तो अंडर रूट में चल जाएगा। ठीक है, एक ही बात है। तो क्या दो चीज पता चल गई, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल की चीज समझ आनी चाहिए, क्या परपेंडिकुलर है, क्या हाइपोटेनस है, क्या बेस है, और पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। अच्छा जी, अब और क्या आना चाहिए आपको? आपको ट्रिग्नोमेट्री की चीजें आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के सारी आपको पता होनी चाहिए, आइडेंटिटीज वगैरह, या बेसिक चीज आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा को इस राइट एंगल ट्रायंगल के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? बताओ क्या लिख सकते हैं? परपेंड, इसको मैं सिर्फ पी लिख दूं, बार बार इतना बड़ा लिखना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बाकी तो उल्टे चलते हैं। ये पता होना चाहिए आपको।
राइट एंगल के ट्रायंगल में साइन थीटा, राइट एंगल के टर्म्स में साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। और अगर कॉसेक आ जाए, सेक आ जाए और कॉट आ जाए तो इसका उल्टा हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी, सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। पर आई थिंक 10th स्टैंडर्ड तक इतने में आपका काम चल जाएगा, पर ये तो आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ा ही है, तो ये भी है, ठीक है। बाकी इसमें काम हो जाएगा आपका, लेकिन कुछ पता नहीं आजकल 10th वाले काफी कंसेप्चुअल और इस तरह के देते हैं, तो ये कर लोगे आप। रिवर्स ही तो करना है, रेसिप्रोकल होता है साइन और कोसेक, ठीक है। ये पता होना चाहिए, दो चीजें हो गई। पाइथागोरस थ्योरम 100% पता होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए, और सारे एंगलों का वैल्यू पता होनी चाहिए। भाई साइन 0 0 क्या होता है वो मैं लिखूंगा नहीं, वो आपको पता होना चाहिए, टेबल में देखो, बुक में देखो, सारा पता होना चाहिए आपको। साइन 0 0, साइन 31/2, साइन 45 1/√2, साइन 60√3/2, साइन 91। कॉस का उल्टा चलता है साइन से, मतलब जो साइन में 0 है वो कॉस में 90 है, ऐसे। उसके बाद 10 का 10 0 1030 1/√3, 1060√3, 1045 1, ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तीन चीजें पता होनी चाहिए, एक ये ट्राइंगल के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम ये, अच्छा और क्या पता होना चाहिए, और आई थिंक आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए। हाँ अब नहीं, ये तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए। अब चलते हैं हम ये इसको पढ़ेंगे। अब ये जो डब्बा मैं बना रहा हूँ ना, हाइट एंड डिस्टेंस, ये क्या है, अब थोड़ा सा सुन लो। इसमें ना देखो, ये जो चैप्टर है ना, इसमें दो टर्म यूज किए जाएंगे, दो टर्म। एक टर्म होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा टर्म होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। डरने की बात नहीं, बस नाम है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि मतलब अपनी सीधे भाषा में, आसान भाषा में, कि है क्या। उसके बाद जो मैथमेटिकल्स बुक्स में जो लैंग्वेज लिखी होती है फ्री फंड में कंफ्यूज करने के लिए बच्चों के लिए, वो भी बता देता हूँ। लेकिन पहले आसान भाषा पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी आसान भाषा में आती है, ठीक है। ठीक है, तो आसान भाषा में मैं आपको बता देता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो यहाँ समझ लेते हैं हम, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब समझोगे तो कुछ भी नहीं है यार, नहीं समझोगे तो सब कुछ मुश्किल है। नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन समझाने जा रहा हूँ आपको। अब मान लो ये एक टावर है, ये एक टावर है, ठीक है। टावर बना दिया मैंने एक, इमेजिन कर लो, है तो एक लाइन ही, पर एक टावर है जिसकी हाइट है मान लो 30 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर एक इंसान खड़ा हुआ है जिसका टावर के फुट, ये टावर का फुट है ना, ये उससे डिस्टेंस है मतलब कुछ भी 10 मीटर। और ये इसको टावर के टॉप पे देख रहा है, ये ना टावर का टॉप, इस टॉप पे देख रहा है, ऐसे 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 ऊपर देख रहा है। तो जब ये बंदा नीचे से ऊपर देखता है ना, ऐसे ऊपर, तो एक एंगल बनता है यहाँ पर, ये एंगल बना ना, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जब आप ऊपर देखते हो। बस इतनी सी बात है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जब नीचे से ऊपर देखते हैं, समझ आ गई बात। और बाय द वे हर क्वेश्चन में इसी तरह के राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, और इसी तरह की कंडीशन होगी कि एक टावर है, यहाँ पर एक ये कोई इंसान है वो उसको देख रहा है, फिर ये है, बताओ उसकी टावर की हाइट कितनी है। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम करेंगे जब मैं बता दूंगा। लेकिन आपको एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ समझ आना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन जब बंदा नीचे से ऊपर दिखता है, इमेजिन करो आप नीचे रोड पे खड़े हो और रोड से ऊपर बिल्डिंग को ऐसे सर उठाते हो और बिल्डिंग को देखते हो ना, तो वो जो सब सर उठाते हो, तो वो ये उठाने का, ऊपर जब देखने का जो एंगल बनता है, ये बिल्डिंग है लंबी सी 30 मीटर की, और यहाँ कोई खड़ा है वो ऐसे ऊपर की तरफ देख रहा है, तो वो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो अब आप आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। मेरे हिसाब से तो कर लिया होगा, नहीं क्या तो देखो मैं बताता हूँ, ये लाइन खींच के यही निपटा देते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका उल्टा एग्जैक्टली, इसमें ऊपर देख रहा है, उसमें नीचे देखेगा। मान लो ये एक बिल्डिंग है, ये 30 मीटर की है, ठीक है। और यहाँ पर कोई कोई पत्थर पड़ा है, स्टोन पड़ा है 10 मीटर के डिस्टेंस पे, और यहाँ पर इस टॉप पे, छत पे खड़े होके कोई इंसान है, इंसान ऐसे नीचे देख रहा है, ऐसे नीचे इस पत्थर को। तो इस पत्थर को जब आप नीचे देखते हो ना, तो ये देखो यहाँ पर एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, और ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ये एंगल, इस एंगल को बोलते हैं
ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ गए? ये हुई आसान भाषा में समझाने का तरीका। मतलब देखो, जब नीचे से ऊपर देखते हैं, जैसे ये नीचे से ऊपर देखा तो ये जो एंगल बना इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब ये ऊपर खड़ा हुआ है, बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हुआ है कोई इंसान, और वहां से नीचे इस स्टोन को देख रहा है, तो वो जो एंगल बना वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मैं देखो एक चीज बताता हूँ, जो बच्चा गलती कर देते हैं, मैं इसको हटाता हूँ। एंगल ऑफ डिप्रेशन पता है क्या बना देते हैं बच्चे? यहाँ बना देते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये नहीं होता एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये नहीं होता। एंगल हमेशा जो भी, चाहे एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो, वो हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है। अब देखो यहाँ तो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये ब्लू वाली, ये थी ना ब्लू लाइन, यानी कि इस इंसान का और इस बिल्डिंग के फुट का जो डिस्टेंस था यहाँ थी। पर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ऐसे, जब भी डिप्रेशन होता है ना, मैक्सिमम केसेस में जब डिप्रेशन होता है तो इमेजिनरी लाइन हम ऐसे विजुलाइज करते हैं, ऐसे तो इमेजिनरी, मैंने तभी डॉट डॉट करा, इमेजिनरी लाइन है, और फिर इमेजिनरी लाइन से एंगल बनता है ये थीटा, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये अंदर नहीं होता। तो हमेशा ध्यान रखना, जो एंगल होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है। जैसे यहाँ पर देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बन गया, तो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसके साथ ही बनेगा एंगल। समझो? ये गलती मत कर देना, जैसे मैंने अभी दोबारा बताता हूँ मैं, क्योंकि ये गलती बहुत करते हैं, कॉमन है। जब क्वेश्चन सॉल्व करते करते बच्चे क्या करते हैं, मान लो क्वेश्चन में देखा है कि ऊपर से कोई 30 मीटर टॉप की बिल्डिंग से नीचे कोई पत्थर को देख रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, तो लोग क्या करते हैं, ऐसे डायग्राम बना लेंगे और 30 डिग्री यहाँ बना देंगे, जो गलत हो जाएगा। ये नहीं होगा 30 डिग्री। हमेशा मैंने बताया एंगल किससे बनता है, किसके साथ बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो। जैसे यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके साथ ही एंगल बन गया। ऐसे यहाँ ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, तो हम ऐसे इमेजिनरी लाइन इमेजिन करेंगे और उसके साथ यहाँ जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, उसे ही हम बोलेंगे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इतनी सी बात थी। ये दो कॉन्सेप्ट है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इसी पे इन्होंने घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए, और क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें ये तीन चीजें यूज करनी है। एक तो ये एंगल हमें पता होना चाहिए, क्या परपेंडिकुलर है, क्या हाइपोटेन्यूस है, क्या बेस है, हमें पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा परपेंडिकुलर है बेस है, और इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए कि भाई साइन 30 कितना होता है, साइन 0 कितना होता है, सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आई थिंक आपकी हो गई है, और ये भी आपको मैंने क्लियर कर दिया कि हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैथमेटिक टर्म्स में ये तो हो गया, मैंने आसान भाषा में समझा दिया। अब मैथमेटिकल टर्म्स में सुन लो एक बार, आपको समझ तो आ गया है, लेकिन मैथमेटिकल से बुकिश लैंग्वेज में कैसे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन एक्सप्लेन किया गया, ये भी मैं आपको बताता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन मैथ्स या एकेडमिक्स लैंग्वेज में ऐसे यूज किया हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के हमेशा ऊपर बनता है। देख रहे हो ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके ऐसे ऊपर बन गया, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हॉरिजॉन्टल लाइन उसके नीचे बनता है। बस वैसे तो अब यहाँ ऊपर नीचे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आसान भाषा में ये समझना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है। जब आप नीचे देख रहे होते हो तो डिप्रेशन, और याद करने का तरीका डी फॉर डाउन, डी फॉर डिप्रेशन। नीचे देखोगे, ये देखो ना, ये डी फॉर डाउन हो गया, ये जो वर्ड है डिप्रेशन, ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो। डी फॉर डाउन मतलब नीचे देखोगे तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। और एलिवेशन को ऐसे याद करो, आप एलिवेटर पे चढ़ते हो ऊपर, तो एलिवेशन ऊपर देखने के लिए, ठीक है, ऊपर देखने के लिए, और ये नीचे देखने के लिए, बस। और मैथ्स में लिखा हुआ है कि भाई डिप्रेशन जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनता है, ये देखो नीचे ही तो बन रहा है, और एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। और अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं रिकमेंड करूंगा, ये पूरा सा, कितने मिनट की वीडियो हो गई, 13-14 मिनट की जो टाइम लाइन है, उसको दोबारा सुन लेना 1 मिनट से, पक्का समझ आएगा। मैंने एक एक वर्ड सोच समझ के बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल क्वेश्चन पे चलते हैं। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने चैप्टर लिया है पहले, ये जल्दी खत्म कर देंगे हम। बस इसमें इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अब बस आपका कॉन्सेप्ट ये है, अब आपके क्वेश्चनों में आपको दिमाग लगाना है। आपको इसमें क्या, क्वेश्चन पढ़ के आपको डायग्राम बनाने होंगे, तो डायग्राम बनाने के लिए या क्वेश्चन समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो सीधे क्वेश्चनों पे उतरते हैं। कॉन्सेप्ट इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब तो बस आपकी स्किल है कि आप क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम ठीक से बना पा रहे हो या क्वेश्चन ठीक से समझ पा रहे हो। और वो स्किल कैसे डेवलप होगी, वो स्किल डेवलप होगी जब आप हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गई। अब सीधे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैं पहला आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ और आपको ताकि समझ आए किस तरीके की लैंग्वेज यूज होती है क्वेश्चनों में। ठीक है, तो पहला एग्जांपल आपके स्क्रीन पे दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, एग्जांपल क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं समझने की कोशिश करो, कैसे डायग्राम बनाते हैं और कैसे टैकल करते हैं।
क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले हम। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो ठीक है भाई, वर्टिकली खड़ा होगा, हॉरिजॉन्टल खड़ा होगा तो बिल्डिंग गिरी भी मानेंगे हम। ठीक है, तो एक टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, तो हमने ऐसे टावर को स्टैंड कर दिया, ये टावर है, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये फुट ऑफ द टावर है, मतलब जो नीचे वाला हिस्सा ऑफ द टावर, उससे 50 मीटर अवे, यानी ये इसकी हाइट, इसकी लेंथ सॉरी 50 मीटर है ये टावर। इस टावर की हाइट हम h मान लेते हैं, हमें जो पता नहीं उसको h मान लिया हमने, h फॉर हाइट। तो ये कह रहा है 15 मीटर फुट ऑफ द टावर से दूर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। टॉप ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है ये 60 डिग्री। तो ये टॉप ऑफ द टावर है, इसको ऐसे नीचे से यहाँ से 15 मीटर अवे से ऊपर देख रहे हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब टॉप ऑफ टावर को देख रहे हैं यहाँ से और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। तो ये डायग्राम बन गया। आप बताओ ये डायग्राम बनाना आ गया सबको? ध्यान रखना ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा हर क्वेश्चन में मैक्सिमम, और थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे। एक केस ऐसा होगा जिसमें ऐसे भी बन सकते। रुक जाओ, चलो अभी नहीं बताता मैं तुम्हें, क्वेश्चन के साथ ही करेंगे। ठीक है, ये समझ आ गया? दोबारा पढ़ो, चलो दोबारा पढ़ लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, गौर से सुनो। एक टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, तो हमने टावर को स्टैंड कर दिया वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। उसके बाद कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे, इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट जो मैं डार्क कर रहा हूँ 15 मीटर अवे, ये 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, ये फुट है टावर का, उससे 15 मीटर अवे एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर के लिए। तो ये टॉप ऑफ द टावर है, इस पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का? 60 डिग्री का, ये बना दिया। तो फिर कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी ये h की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। बस यही क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व देखो कैसे करोगे आप। अब मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में, क्या बताया था, ये वाली चीजें याद रखनी है आपको कि साइन थीटा परपेंडिकुलर पॉइंट हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये हमें यूज करनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। ठीक है, आ जाओ जी नीचे। तो देखिए, दिख रहा है ना आपको ये? तो हमें हाइट की वैल्यू निकालनी है इस टावर की, ये वाली लंबी हाइट निकालनी है। तो अब हमें कौन सा यूज करना है? साइन थीटा यूज करना है, कॉस यूज करना है, टेन यूज करना है? हमें टेन यूज करना चाहिए यहाँ पर, टेन यूज करना चाहिए, टेन थीटा। क्यों? क्योंकि टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये हाइट है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, तो हमने ये लिख दिया। तो ये टेन थीटा हम यूज करेंगे। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 1060, जो हम यहाँ लिख देंगे 1060 परपेंडिकुलर, यानी कि हाइट जो हमें निकालना भी है, तो ये मैंने हाइट यहाँ लिख दिया, और बेस ये जो कि दे रखी है 15। बस अब इसको सॉल्व कर दो, हाइट की वैल्यू देखो तुरंत आ जाती है, तो इतना ही आसान होता है। 1060 की वैल्यू क्या होती है ये भी पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया। सारे साइन कॉस टेन के आपको एंगल्स, थीटा, डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 1060 की √3 होती है, ये सब याद होना चाहिए आपको। तो 1060 √3 इज इक्वल टू h अपॉन 15। तो यहाँ से h नहीं निकाल सकते, h निकाल दोगे तो h की वैल्यू आ गई 15 √3, यही आंसर है। तो बस आंसर आ गया हमारा। सो ऐसे लिख कर रहा हूँ मैं क्योंकि पहला क्वेश्चन है, वरना तो बस यही आंसर खत्म। सो हाइट ऑफ द टावर इज 15 √3, और ये आपका आंसर समझ आ गया क्वेश्चन है? हमने ये देखा, ये लगाते थे यहाँ टेन थीटा, किसी क्वेश्चन में हमें साइन थीटा भी लगाना पड़ेगा जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाला केस चल रहा होगा, किसी में कॉस भी लगाना पड़ेगा जब कॉस क्या होता है, या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला केस चल रहा होगा। अभी हमें पता है परपेंडिकुलर और बेस में काम हो जाएगा, तो हमने टेन थीटा लगा दिया, 1060 लगा दिया, आंसर निकाल दिया। आगे समझ? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, ऐसे पढ़ के डायग्राम बनाना है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ हाइट पूछी थी, हाइट निकाल दी। एक और क्वेश्चन देख लो। ओके, तो ये क्वेश्चन देखो एक और चीज मैं आपको बताने भूल गया कॉन्सेप्ट में, कि क्वेश्चन को देख के कभी डरना नहीं। इसमें क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको लगेगा यार बड़ा सा, ऐसे 4 लाइनों में क्वेश्चन आ गया, पर मैंने छोटा छोटा भी लिखा है इसलिए भी 4 लाइनें आ रही है, तो देख के डरना नहीं कि क्या क्या हो रहा है। होता कुछ नहीं, आसान है। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, हमने जो पढ़ा है, मैंने आपको क्या बोला, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है आपको, इसके बाहर कुछ नहीं है, बस आपको क्वेश्चन समझना है और उस पर अप्लाई करना है। वो अप्लीकेशन आपको प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, ये नाम ही चैप्टर का क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन ही है बस ये। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया वो ये एलिवेशन, डिप्रेशन, ये सब पता होना चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ोगे देखो आंसर ऐसे निकलेगा चुटकी में, बस पढ़ो, घबराओ मत।
जो जो कहता जा रहा है वो करते जाओ, डायग्राम बना लो अपना सिंपल सा। तो कोई क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं, देखो कितने आसान तरीके से। इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो पहले हम एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग बना देते हैं, बना दी हमने 10 मीटर की बिल्डिंग, ठीक है। तो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, तो यहाँ ग्राउंड पे कोई पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी यहाँ पर बन रहा है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया मैंने ऐसे, और एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने कॉन्सेप्ट बताया हमेशा हॉरिजॉन्टल से बनता, तो ये बन गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का, 30 डिग्री का बन गया। तो ये हो गई आपकी 30 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। दोबारा पढ़ ले क्वेश्चन यहाँ तक। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। यहाँ तक ठीक है। ध्यान रखना हमेशा राइट एंगल ही बनेंगे। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे एक फ्लैग है, तो ये मैं ऐसे फ्लैग बना देता हूँ, ठीक है। ये फ्लैग है अपना टॉप ऑफ द बिल्डिंग में, लिखा हुआ है फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप, मतलब इस फ्लैग स्टेप के टॉप पे फ्रॉम पॉइंट पी इज 45 डिग्री। तो इसी पॉइंट से, अब पहले इस पॉइंट से टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे बन रहा था ये एंगल 30 एलिवेशन, अब कह रहे हैं 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप, इसी पॉइंट से। ये देखो मैं येलो से दिखा रहा हूँ, यहाँ बन रहा है ये 45 डिग्री का, तो ये 30 है। तो ये बड़ा वाला, ये जो ब्लू वाला है, ये पूरा ये 45 डिग्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 30 वाला येलो वाला टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, ये ब्लू वाला इसी पॉइंट से फ्लैग के टॉप पे 45 डिग्री का, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप, मतलब इसकी लेंथ पूछ रहा है बस, ये फ्लैग की, यानी ये छोटी लेंथ। तो हम इस लेंथ को, जो हमें नहीं पता वो एक्स मान लिया हमने, समझते जाओ, ठीक है। और क्या पूछा है, एक और चीज ये तो पूछ रहा है, तो ये फ्लैग ऑफ द लेंथ या एक्स पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी, मतलब ये डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी, यानी ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, पॉइंट पी से ये जो बिल्डिंग है इसका डिस्टेंस, ये बिल्ड डिस्टेंस, तो इसको वाई मान लिया, कोई दिक्कत। जो जो चीजें नहीं पती उनको हमने कोई वेरिएबल मान लिया, इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया। अब बस हमारा जो कॉन्सेप्ट है वही लगाएंगे हम। देखो मैं कैसे लगाता हूँ, हम पिंक कलर से करते हैं। तो सबसे पहले हम ये 30 डिग्री वाला देख लेते हैं। तो कौन कौन से केस इन्वॉल्व हो रहे हैं, परपेंडिकुलर, ये 10 मीटर परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में इंक्लूड होते हैं, टेन थीटा में। तो टेन थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला। तो 1030, ये येलो वाला देख रहा हूँ अभी मैं। तो 1030 क्या होता है, यहाँ से लिखूंगा 1030 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है ये 10 मीटर अपॉन बेस, यानी ये, इसको क्या माना वाई, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लो। 1030 की वैल्यू होती है, ये आपको पता होनी चाहिए, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, ये तो याद ही करना पड़ेगा आपको। तो इस बस इसको सॉल्व करो, 1/√3 इज इक्वल टू 10/y। यहाँ से y की वैल्यू यहाँ मैं निकाल रहा हूँ, इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10√3। ये y की वैल्यू आ गई। तो एक क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, तो ये तो हमने निकाल दी 10√3, ये जो y मानी था डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग एंड पॉइंट पी, ये निकाल दिया। अच्छा जी, अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ अ फ्लैग स्टाफ, ये x भी निकालना है, कोई नहीं इसको भी निकालते हैं, थोड़ा सा नीचे लियो, नीचे ले आता हूँ। अब ये x निकालते हैं, तो ये x यानी ये बड़ा वाला एंगल देखेंगे अब हम 45 डिग्री। तो इसमें हम, इसमें भी कौन कौन से केस हो रहे हैं, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब इसको देखो व्हाइट कलर से दिखा रहा हूँ, तो इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस चल रहा है, तो 10 ही लेंगे। तो 10 थीटा एक बार और लगेगा, इसमें परपेंडिकुलर ऊपर बेस होता है इसलिए। तो इसमें 1045 की बात हो रही है, ब्लू डिग्री, ब्लू वाला, तो लगाएंगे 1045 डिग्री। अब बताओ इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर पूरा होगा ना, ये 10 बिल्डिंग का, और ये जो एक्स हमने जो माना है झंडे की लेंथ, ये भी, ये पूरा ही होगा ना परपेंडिकुलर, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा होगा, ये इसमें झंडा और 10 दोनों ऐड होंगे। तो अपना परपेंडिकुलर हो गया 10 + x, और बेस तो अपना ये y है, ये वैल्यू मत पुट करना 10√3, चलो कर ही दो, जब निकल गई तो कर दो 10√3।
अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी थी, वो आ जाएगी लेंथ, x की वैल्यू निकालनी थी ना अपन को, यानी झंडे की लेंथ। ये तो पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ अ फ्लैग स्टेफ, निकाल देंगे बस सॉल्व करके इसको। 1045 की वैल्यू थी 1 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स, नीचे 10√3, इधर जाएगा तो 10√3 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व कर दो, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं वाइट से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10√3 माइनस 10, ये 10 उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से 10 कॉमन ले लो, 10 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1, तो x की वैल्यू भी आ गई। ये मीटर्स में है तो मीटर्स लिखना मत भूलना, ये भी मीटर्स में तो मीटर्स लिखना मत भूलना, बस आंसर सॉल्व। 10√3 माइनस 1, तो x की वैल्यू भी निकल गई, यानी झंडे की वैल्यू निकल गई 10√3 1, y की वैल्यू भी निकल गई, यानी इस P से बिल्डिंग तक का डिस्टेंस ग्राउंड पे वो भी निकल गया 10√3, आंसर सॉल्व हो गया। तो हमें क्वेश्चन हमें बड़ा लगता है, बस हमने इस बार 2 बार लगाया ये कॉन्सेप्ट 10 वाला, यार अभी जरूरी नहीं हर बार 10 लगेगा, कुछ क्वेश्चन अभी 10 क्यों लग रहा है, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस के दिख रही थी चीजें। अगर मान लो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की चीज दिख रही होती तो हम साइन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, करते ऐसे ही, पर 10 की जगह हम साइन थीटा लेते हैं, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। और अगर बेस अपॉन हाइपोटेनस दिख रहा होता तो कॉस थीटा लेते हैं, क्योंकि कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बस ये हमें देखना है अपनी समझ से क्या लेना है, तो यहाँ पर हमने देख लिया परपेंडिकुलर बेस चल रहा है तो 10 ले लिया, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो लंबी हो रही है, मैंने एग्जांपल समझा दिया, कॉन्सेप्ट समझा दिया, बस इसी तरीके के क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग कंडीशनों से पूछे जाएंगे, पूरे चैप्टर यही है 9.1। हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन शुरू करते हैं, 15-16 क्वेश्चन है, सारे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उड़ा देंगे। और उनको करने के बाद भी अगर आपको कोई इधर उधर दूसरी बुक से कहीं से भी कोई क्वेश्चन परेशान कर रहा हो तो कभी भी शर्माना मत, मैंने हमेशा बोला यार इस चैनल पे ना कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, हेजिटेट नहीं होना, सब यारी दोस्ती में पढ़ेंगे, ठीक है और एंजॉय करके पढ़ेंगे, कोई यहाँ पर हेजिटेशन नहीं होनी, कोई एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना कि मुझे नहीं समझ आया उसको आ गया। कंपटीशन नहीं यार, कंपटीशन क्या करना लाइफ में, पढ़ाई करो, सक्सेस अपने आप आ जाएगी, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, सब करते रहो, हो जाएगा अपने आप। एक दूसरे से जेलेसी मत करो लाइफ में, एंजॉय करो, ठीक है। तो ज्ञान बांट दिया मैंने अब थोड़ा लास्ट में, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, सीधे 9.1 करते हैं, एक इकलौती एक्सरसाइज है इसमें, तो उसके क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं फिर, चलो बाय।